हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धाव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन क्या होता है। क्वांटिटी से सेंस है कि कोई भी चीज़ कितने मात्रा में या कितने नंबर में है, वो आपका क्वांटिटी होता है। सर्वेइंग, आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में आपने सर्वेइंग फर्स्ट एंड सर्वेइंग सेकंड में आप क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप किसी भी फील्ड में जाके उसका सर्वे करके क्या करते थे, डाटा को कलेक्ट करते थे। अब उस डाटा के माध्यम से हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे कि जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में कितनी हमारे ब्रिक्स लगेंगी, कितनी सीमेंट लगेंगे, कितने मोरंग लगेंगे, कितने हमारा अर्थवर्क ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सब क्वांटिटी में आ जाता है कि हमारा कितनी क्वांटिटी हो रहा है। और दोस्तों, आपका जो सेकंड टॉपिक है इसी में है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। किसी भी वस्तु या संपत्ति का की मूल्य का निर्धारण करना ही उसका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन किसी भी संपत्ति का उसकी स्थिति, उसके लोकेशन के हिसाब से हम लोग निर्धारण करते हैं। वैल्यूएशन को निर्धारण करने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, तो इसको जब हम लोग वैल्यूएशन से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे तो उसमें अच्छे से हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कह रहा है सबसे विश्वसनीय प्राकलन है, अर्थात जो हमारा एस्टिमेट होता है उसमें कौन सा सबसे एग्जैक्ट वैल्यू देता है। यहाँ आपका ऑप्शन है प्रारंभिक प्राकलन, विस्तृत प्राकलन, प्लिंथ क्षेत्र प्राकलन और घन दर प्राकलन। प्रारंभिक का मतलब प्रिलिमिनरी, विस्तृत का मतलब हो जाएगा आपका डिटेल एस्टिमेट, प्लिंथ क्षेत्र प्राकलन का मतलब हो जाएगा आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट। यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, तो इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि विस्तृत प्राकलन। अब देखिए दोस्तों, आपका जो एस्टिमेट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक होता है, एक विस्तृत होता है। प्रारंभिक को दोस्तों हम लोग रफ एस्टिमेट भी कहते हैं। रफ का मतलब होता है ये आपको जो डाटा देता है क्लियर नहीं, उतना एग्जैक्ट नहीं आता है। मान लीजिए आपको जो इसका एस्टिमेट तैयार किए, लेकिन आपने बिल्डिंग बना के उसको रेडी कर दिया, आपने उसका एक्चुअल कास्ट निकाला और जो एस्टिमेट कास्ट था उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो ये हमारा जो वेरिएशन होता है, ये जो हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है उसमें बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा बी है। अब दोस्तों, जो हमारा प्रारंभिक एस्टिमेट होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्लिंथ एरिया, एक होता है क्यूबिकल कंटेंट और एक होता है दोस्तों हमारा कि यूनिट रेट एस्टिमेट। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि जो हमारा क्यूबिकल कंटेंट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है प्रारंभिक एस्टिमेट में। अब दोस्तों, यहाँ आपका जो है विस्तृत एस्टिमेट वो हमारा सेकेंडरी कह सकते हैं कि सेकेंडरी एस्टिमेट होता है, जो कि हमारा प्रारंभिक से शुद्ध एस्टिमेट होता है। इसमें आपका कई होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होते हैं और न्यू वर्क एस्टिमेट होते हैं। तो आपके कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सबसे विश्वसनीय प्राकलन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विस्तृत प्राकलन। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन प्राकलन कम सटीक होने की उम्मीद है। ये उसका जस्ट अपोजिट है। वो हमारा क्या था, विश्वसनीय था, ये कम सटीक होने की। अर्थात जब हम एस्टिमेट तैयार करते हैं और जो हमारा एक्चुअल कास्ट आता है दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कि प्लिंथ क्षेत्र प्राकलन, अर्थात प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्माण कार्य में होने वाले आकस्मिक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत लिया जाता है। दोस्तों, जो हम लोग एस्टिमेट तैयार करते हैं और जब बिल्डिंग को बनाते हैं या करते हैं तो उसमें बहुत सारे फुटकर खर्चे, आकस्मिक खर्चे हो जाते हैं।
तो वो कह रहा है कि कितना प्रतिशत होता है टोटल कास्ट का। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए है 1.5 से 3% तक, ऑप्शन बी है 2 से 3% तक, ऑप्शन सी है 3 से 5% तक और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा 2 से 3% तक। दोस्तों हमारा क्या होता है, आकस्मिक खर्चे हो जाते हैं, कंटेंजीनियस। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भवनों के निर्माण के लिए प्राक्कलन के उपशीर्षक हैं। जो हमारा सब हेडिंग होता है, जब हम भवनों के निर्माण के लिए एस्टिमेट तैयार करते हैं तो उसमें जो सब हेडिंग होता है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन ए अर्थवर्क, ऑप्शन बी है कंक्रीट वर्क, ऑप्शन सी जो है फ्लोरिंग, वुड वर्क एंड स्टील वर्क और ऑप्शन डी जो है दोस्तों ऑल दी एबव। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये उपशीर्षक हैं वो सभी अर्थवर्क भी हम लोग निकालते हैं, कंक्रीट वर्क भी निकालते हैं, ब्रिक वर्क भी निकालते हैं और उसमें स्टोन वर्क का भी निकालते हैं, रूफिंग का भी निकालते हैं, फ्लोरिंग का, वुड वर्क और स्टील वर्क। ये सब हमारे क्या है, उपशीर्षक हैं, सब हेडिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार मॉड्यूलर ईंटों का वास्तविक आकार होता है। यहाँ जो हमारा कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो हमारा मॉड्यूलर ईंटों का वास्तविक आकार होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, 22.9 सेंटीमीटर × 11.2 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 22.9 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 19 × 9 × 9। 19 का मतलब इसकी जो लेंथ होगी दोस्तों वो हमारा होगा ये 19 सेंटीमीटर और ये जो होगी दोस्तों चौड़ाई ये हमारा क्या होगा 9 होगा। तो इसकी जो हाइट होगी दोस्तों वो भी हमारा 9 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्या है, एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स है। लेकिन दोस्तों अगर हम नॉमिनल की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 20 × 10 × 10। मॉड्यूलर ईंटों का जो हमारा नॉमिनल साइज होता है वो हमारा 20 × 10 × 10 हो जाता है। जब हम इस पर सीमेंट वगैरह मोटार वगैरह लगा देते हैं तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई जो होती है 1-1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी जाती है। अब दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है 22.9 × 11.2 × 11.7। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये परंपरागत अर्थात ट्रेडिशनल ईंटें जो होती है जो हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं घरों में, क्योंकि ये जो 22.9 सेंटीमीटर यही आपका 9 इंच का होता है। कहते हैं आप कि 9 इंच का दीवार हमारा बन रहा है, तो ये आपका जो है वो आपका ट्रेडिशनल ईंटों का साइज है। ऑप्शन डी है जो दोस्तों वो आपका है कि नॉमिनल ट्रेडिशनल होता है। इसमें भी आप जब मोटार का यूज कर देंगे तो साइज में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें आपका जो चारों ऑप्शन है आपका किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको चारों डाटा याद रखने हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मूल स्तर में परिवर्तन के कारण स्वीकृत अनुमान से अधिक होने पर संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाता है। अर्थात जब हम किसी भी चीज का एस्टिमेट तैयार करते हैं तो जब उसके वैल्यू में मान लीजिए हमारा कोई घर बना रहे थे, उसमें क्या हुआ आकस्मिक किसी कारण से वो काम रुक गया, लेकिन जब हम दोबारा बनाने गए तो क्या हुआ सारे सामान का कीमत जो है दोस्तों वो बढ़ गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे तो हमारा कितना % बढ़ जाएगा तो हम लोग उसका रिवाइज एस्टिमेट दोबारा एस्टिमेट बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 5%। अगर हमारा 5% से ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों दोबारा रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाता है जब संपूर्ण निर्माण सामग्री का मूल्य 5% बढ़ जाए। ऑप्शन बी है जब किसी विशेष सामग्री का मूल्य 10% बढ़ जाए। ऑप्शन सी है विकल्प ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों।
जब संपूर्ण निर्माण सामग्री का मूल्य 5% बढ़ जाए। अर्थात जो हम लोग संशोधित प्राक्कलन तैयार करते हैं तो अगर हमारा संपूर्ण निर्माण सामग्री का दाम 5% बढ़ गया तब भी हम बना लेंगे। अगर हमारा किसी एक इंडिविजुअल मटेरियल की कीमत 10% बढ़ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग संशोधित प्राक्कलन तैयार करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब आपका चाहे सीमेंट हो, ब्रिक्स हो या फिर सैंड हो, किसी भी चीज़ की 10% आपका रेट बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, संशोधित रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, विस्तृत प्राक्कलन तैयार करते समय डैश है। ऑप्शन ए लंबाई का माप 0.01 मीटर तक सही मापा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल निकटतम 0.01 मीटर स्क्वायर तक सही माप जाना चाहिए। ऑप्शन सी है आयतन निकटतम 0.01 मीटर तक सही माप जाना चाहिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका सेंस ये है कि जब हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें 0.01 मीटर का अगर आपका नाप शुद्ध नहीं है तो आप उतना टॉलरेंस कर सकते हैं, उतना सहन कर सकते हैं, आपको दोबारा एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह क्षेत्रफल में अगर 0.01 मीटर स्क्वायर का अगर अंतर आ गया तब भी हम लोग दोबारा एस्टिमेट तैयार नहीं करेंगे। इसी तरह हमारा क्या है कि वैल्यू में 0.01 मीटर क्यूब आ गया तब भी हम लोग दोबारा एस्टिमेट नहीं तैयार करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माप की ISI पद्धति के अनुसार क्रम है। तो हमारा जो नाप लेते हैं तो उसका जो क्रम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऑप्शन बी है चौड़ाई लंबाई ऊंचाई। ऑप्शन सी है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऑप्शन ए सही है। जब हम किसी भी चीज़ का माप लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग लंबाई उसकी ज्ञात करते हैं, उसके बाद क्या उसकी चौड़ाई और उसके बाद हम लोग उसकी हाइट ज्ञात करते हैं। ये हमारा हो जाएगा हाइट मान लीजिए। इस तरह से अगर कोई है 3D फिगर, सबसे पहले हम उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसकी हम दोस्तों हाइट ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लास्टर में खाली स्थानों के लिए कटौती का प्रावधान है। जब हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं तो कितने तक अगर हमारा कोई ओपनिंग है तो हम उसमें कोई भी कटौती नहीं करेंगे। ऑप्शन है 0.5 वर्ग मीटर तक कोई कटौती नहीं। ऑप्शन बी है 0.5 वर्ग मीटर से अधिक तथा 3 वर्ग मीटर से कम के लिए एक तरफ कटौती तथा दूसरे तरफ ठोस मान लिया जाता है। प्लास्टरिंग जो दोस्तों की जाती है वो हमारा दोनों साइड में की जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि एक साइड हम लोग छोड़ देते हैं तथा दूसरे साइड नहीं कर लेते हैं। ऑप्शन सी है 3 वर्ग मीटर से अधिक होने पर क्षेत्रफल के दोनों ओर कटौती की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो हम लोग जो 0.5 वर्ग मीटर तक रहता है उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं। अगर 0.5 से 3 वर्ग मीटर तक है तो हम लोग एक तरफ का कटौती कर देते हैं और दूसरे तरफ का हम लोग ठोस मान लेते हैं, अर्थात सॉलिड मान के उसका एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं। अगर 3 वर्ग मीटर से ज़्यादा है तो हम लोग दोनों तरफ की कटौती करेंगे। अगर हमारा जैम हुआ रिवील हुआ तो इन सबको क्या करेंगे उसमें ऐड भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक इमारत के प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। प्लिंथ एरिया क्या होता है दोस्तों, जो हम न्यू बना के तैयार करते हैं, जो DPC लगाते हैं, जो हमारा वो एरिया होता है एक मकान का, वो हमारा प्लिंथ एरिया कहलाता है। इसमें ऑप्शन आपका है फर्श के स्तर तक दीवारों का क्षेत्रफल। ऑप्शन बी है लैंडिंग सहित लिफ्ट व दीवार। ऑप्शन सी है कैंटिलीवर पोर्च का क्षेत्र। ऑप्शन डी है सीढ़ी का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंटिलीवर पोर्च का क्षेत्र। कैंटिलीवर पोर्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे घरों के आगे या साइड में जहाँ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी की जाती है वहाँ क्या होता है, जो हमारा छत होता है उसको थोड़ा प्रोजेक्शन देके बढ़ा देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है कैंटिलीवर पोर्च। वहाँ आप लोग खेल भी सकते हैं, मतलब गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ा करने के लिए पोर्च वगैरह का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12,
कुर्सी क्षेत्र के प्राकलन में किस मद को शामिल नहीं किया जाता? जो हमारा प्लिंथ एरिया का एस्टिमेट होता है उसमें किस आइटम को शामिल नहीं किया जाता है? बरामदा एरिया, रूम एरिया, कोर्टयार्ड एरिया या डब्ल्यूसी एरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोर्टयार्ड एरिया। कोर्टयार्ड एरिया क्या होता है दोस्तों? ये जनरली हम लोग वर्कआउट करने के लिए, फिर खेलने के लिए या फिर डिनर वगैरह करने के लिए घर के बाहर होता है। तो इसको जब हम लोग प्लिंथ एरिया का एस्टिमेट तैयार करते हैं तो उसमें इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुमानित समय के रूप में जाना जाता है। जब हम किसी गतिविधि को, कोई हमको समय मिला है एक रूम बनाने के लिए, ये आपको रूम 6 दिन में बनाना, लेकिन अगर वो रूम 5 दिन में ही बन जाता है तो 1 दिन का जो हमें समय मिल जाता है एक्स्ट्रा, उस ड्यूरेशन को हमको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ड्यूरेशन, ऑप्शन बी है रेस्टोरेंट, ऑप्शन सी है कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी है फ्लोट। तो दोस्तों इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोट। अर्थात अगर हमको कोई वर्क है, अगर वो हमारा 4 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन जो हम उसका ओनर है वो हमको क्या कहा है कि 6 दिन में आप इसको पूरा करके दे सकते हैं, तो वे 2 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। स्टील वर्क की वह वस्तु जो वर्ग मीटर में मापा जाता है। जो हमारा स्टील वर्क का काम होता है उसको हम वर्ग मीटर में मापते हैं। जो हमारा कोलैप्सिबल गेट होता है, जो हम किराना स्टोर वगैरह पे कोलैप्सिबल गेट रहता है जिसको हम लोग फोर्स लगा के उठाते हैं, वो कोलैप्स कर जाता है, वो हमारा क्या कोलैप्सिबल गेट होता है। एक होता है रोलिंग गेट, रोलिंग शटर, ऑप्शन सी है स्टील डोर, ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग वर्ग मीटर में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि हम कोलैप्सिबल गेट या फिर रोलिंग शटर, स्टील डोर सभी को वर्ग मीटर में ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई ली जाती है। सेप्टिक टैंक तो आप लोग जानते हैं, जो हमारा डब्ल्यूसी वगैरह का जो हमारा पानी वगैरह जाता है वो आपका सेप्टिक टैंक में ही जाता है। तो ये दोस्तों इसका जो चौड़ाई होती है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा डब्ल्यूसी होता है, इस तरह से मान लीजिए ये बेस है, तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो आपका क्या है? 75 से कम नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। प्राक्कलन के लंबी और छोटी दीवार विधि में लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में लंबी दीवार की लंबाई दीवार के बीच के केंद्र से केंद्र की दूरी, और कह रहा ऑप्शन ए प्रत्येक तरफ दीवार की चौड़ाई, ऑप्शन बी है प्रत्येक तरफ दीवार की हाफ चौड़ाई, ऑप्शन सी है प्रत्येक तरफ दीवार की 1/4 चौड़ाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक रूम है कुछ इस तरह से, तो ये मान लीजिए आपका क्या है? लॉन्ग वॉल है, ये आपका शॉर्ट वॉल है। कह रहा है कि जब हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करते हैं तो हम जो लॉन्ग वॉल की लंबाई निकालने के लिए उनके बीच की दूरी का निर्धारण कैसे करते हैं? ये हम सबसे पहले सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जब सेंटर लाइन निकल जाती है तो उस सेंटर लाइन में जो हम दोनों तरफ की जो वॉल की चौड़ाई होती है, हाफ चौड़ाई, वो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हमारी क्या है? लंबी दीवार की लंबाई ज्ञात हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कि प्रत्येक तरफ दीवार की हाफ चौड़ाई को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। सेंटर लाइन मेथड को विशेष रूप से प्राक्कलन के लिए अपनाया जाता है। जो सेंटर लाइन मेथड है विशेष रूप से किस एस्टीमेट के लिए अपनाया जाता है? सर्कुलर बिल्डिंग के लिए, हेक्सागोन बिल्डिंग के लिए, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग के लिए, ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल दी एबव। सेंटर लाइन मेथड का दोस्तों हम लोग वही यूज करते हैं जहाँ पे हमारा एस सेक्शन बनता है, अर्थात जहाँ पे टी सेक्शन बनता है वहाँ हम सेंटर लाइन का यूज नहीं करते हैं, वहाँ हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल का मेथड का यूज करते हैं।
तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु का वजन निकटतम से सही मापा जाता है। जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो कितना तक अगर हमारा वेरिएशन रहेगा तो उसको हम लोग टॉलरेंस कर लेंगे, सहन कर लेंगे कि हमारा सही है, उसको दोबारा नहीं एस्टिमेट में लेंगे। तो अगर हमारा 1 किलोमीटर तक है तो उसको हम लोग टॉलरेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। खुदाई कार्य के भुगतान के लिए कब नाप जोख वर्ग मीटर में की जाती है। ऑप्शन ए 1 मीटर तक खुदाई कार्य, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर गहराई तक सतह सफाई, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर गहराई तक सतह की खुदाई, ऑप्शन डी है विकल्प ए और बी दोनों। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। क्योंकि जब हम 30 सेंटीमीटर से अधिक खुदाई करते हैं दोस्तों तो वो हम वर्ग मीटर में ना लेकर हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब में कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ दिया 15 सेंटीमीटर गहराई तक सफाई और यहाँ दिया सतह की खुदाई, अर्थात जो सरफेस ड्रेसिंग होती है। सरफेस ड्रेसिंग में क्या होती है, हमारे जो भी पेड़ पौधे रहते हैं छोटे मोटे उसको साफ करने के लिए जो अगर 30 सेंटीमीटर गहराई तक खुदाई कर रहे हैं तो वो हमको क्या वर्ग मीटर में ही लेंगे माप। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए ईंट का भुगतान प्रति 1000 किया जाता है, सीमेंट का भुगतान प्रति 50 केजी किया जाता है, चूना का भुगतान प्रति क्विंटल किया जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्योंकि जब हम यूट्यूब का भुगतान करते हैं तो हम लोग प्रति 1000 के हिसाब से करते हैं। सीमेंट का भुगतान आप लोग को पता होना चाहिए, एक बोरी का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है। और अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो हमारा होता है 0.0347 मीटर क्यूब। ये भी आपको याद कर लेना है कि क्योंकि ये आपकी जो डाटा है ये आगे काम आएंगे, 0.0347 मीटर क्यूब। अब दोस्तों चूना का जो भुगतान होता है प्रति क्विंटल में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है पॉइंटिंग को वर्ग मीटर में मापा जाता है, ऑप्शन बी है प्लास्टरिंग को वर्ग मीटर में मापा जाता है, ऑप्शन सी है ग्लेजिंग को वर्ग मीटर में नापा जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। क्योंकि जो हम पॉइंटिंग को करते हैं तो वो भी हम वर्ग मीटर में नापते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं वो भी हम लोग वर्ग मीटर में ही नापते हैं, और ग्लेजिंग को भी वर्ग मीटर में नापते हैं। प्लास्टरिंग क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, सरफेस सतह को हम लोग पूरा प्लेन करने के लिए प्लास्टरिंग करते हैं। और पॉइंटिंग क्या होता है, जो हम चिनाई करते हैं तो ईंटों के बीच में जो गैपिंग होती है उसको भरने के लिए हम लोग पॉइंटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ईंट की दीवार को वर्ग मीटर में नापा जाता है यदि दीवार की मोटाई, ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। अर्थात किसी दीवार की अगर मोटाई 10 सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग वर्ग मीटर में लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं पार्टीशन वाल जो होता है, पार्टीशन वाल के लिए पार्टीशन वाल जो होता है हमारा दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वर्ग मीटर में ही उसका कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स को मापा जाता है मीटर में, घन मीटर में, वर्ग मीटर में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। ईंट के काम को वर्ग मीटर में मापा जाता है हनीकॉम्ब, ब्रिक फ्लेट सोलिंग, हाफ ब्रिक वॉल, ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव। क्योंकि जो ब्रिक फ्लेट सोलिंग होता है दोस्तों, आप लोग रोड वगैरह देखे होंगे, क्या होता है ब्रिक को ऐसे बिछा देते हैं, सोलिंग कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है फ्लेट सोलिंग। हाफ ब्रिक वॉल जो होता है वही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है पार्टीशन वॉल को ही हम लोग कहते हैं। हनीकॉम्ब दोस्तों क्या होता है, दीवार के किनारे में हम लोग हनीकॉम्ब का यूज करते हैं छतों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 25। डैश डैश
के मामले में माप वर्ग मीटर में नहीं लिया जाता है। इसमें शायद जो ऑप्शन है कह रहा है कि इन सब के मामले में कब हम लोग माप जो है वो वर्ग मीटर में नहीं लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका नहीं लिखा है, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। ऑप्शन है डैम प्रूफ कोर्स, ऑप्शन बी है फॉर्म वर्क, ऑप्शन सी है कंक्रीट जैफ्रीज, ऑप्शन डी है आरसी छज्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरसी छज्जा। डैम प्रूफ कोर्स तो दोस्तों आप लोग पता है इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर स्क्वायर में लेते हैं। फार्म वर्क जो होता है दोस्तों जब हम आरसीसी की किसी भी छत वगैरह की ढलाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग वुड वगैरह का क्या करते हैं फार्म वर्क करते हैं, तो वो भी हम लोग मीटर स्क्वायर के हिसाब से ही हम लोग एस्टिमेट में लेते हैं। कंक्रीट जैफ्री क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग किसी भी मान लीजिए आपका जो बेस होता है फ्लोर होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं छोटे छोटे पत्थर के कलर के पिचिंग कर देते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं कंक्रीट जैफ्री। आरसी छज्जा तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो विंडो के बाहर निकला रहता है वो हमारा आरसी छज्जा ही कहलाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं अर्थात घन मीटर में लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि वार्षिक मरम्मत प्राकलन को आमतौर पर अधिक होने की अनुमति नहीं है। अर्थात वार्षिक मरम्मत अगर आपका कितने % से अधिक हो रही है तो वो अनुमति नहीं है। पूंजी लागत का 1%, पूंजी लागत का 2%, पूंजी लागत का 4% या पूंजी लागत का 5%। तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आंसर जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आपको लगता है कि आप किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।